हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 सिस्टम डिज़ाइन एंड मॉडलिंग। इस यूनिट में हम सिस्टम डिज़ाइन के बारे में एंड मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस यूनिट में क्या पढ़ना है हमें। तो इसमें लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है वो सीखना है हमें, और फिजिकल डिज़ाइन क्या होता है, यानी कि लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन। अक्सर क्या है ना कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल डिज़ाइन एंड फिजिकल डिज़ाइन। तो आपको पता रहेगा तभी आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद है प्रोसेस मॉडलिंग। प्रोसेस मॉडलिंग क्या होता है? प्रोसेस मॉडलिंग में आपका जो बेसिकली आता है वो DFD आता है, यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है हम आगे इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में आता है आपका ER डायग्राम। तो ध्यान देना है, ये दोनों चीज़ हमें पढ़ना है। उसके बाद प्रोसेस स्पेसिफिकेशन टूल्स के बारे में जानने हैं कि वह कौन कौन से टूल्स हैं जो प्रोसेस को स्पेसिफाई करने का काम करते हैं, जैसे कि डिसीजन टेबल हो गया, डिसीजन ट्री हो गया एंड स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश नोटेशन हो गया। तो इसमें डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री दिस बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, हम आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको हम अच्छे से फिर पढ़ेंगे। डेटा डिक्शनरी थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे और डिटेल्स में हम फिर से आगे इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा देख ले क्या? हाँ, देख लेते हैं थोड़ा सा। सिस्टम डिज़ाइन इज द स्पेसिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेक्निकल कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर द बिजनेस रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन द सिस्टम एनालिसिस फेज। देखिए क्या कहता है, सिस्टम एनालिसिस फेज पे, यानी कि सिस्टम एनालिसिस फेज जब हम SDLC के फेज को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हम जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलते हैं उसी को हम सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। इस फेज पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसी को क्या करते हैं हम डिज़ाइन करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं डिज़ाइन करते हैं। इसको हम लोग सिस्टम डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है ना, जो अभी हमने 6 चैप्टर में थोड़ा सा देखा था। ड्यूरिंग डिज़ाइन सिस्टम एनालिस्ट कन्वर्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिकमेंडेड alternative solution into logical and then physical system specification। यानी कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे जो भी हम कंटेंट इकट्ठा किए होते हैं, जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शंस होता है, उन सारे डिस्क्रिप्शंस को हम क्या करते हैं डिज़ाइन वाले फेज पे एक लॉजिकल डिज़ाइन का रूप देते हैं और फिर फिजिकल डिज़ाइन का रूप देते हैं। यानी कि जो भी डिस्क्रिप्शन हमने इकट्ठा किया है, जो भी डिटेल्स हमने इकट्ठा किया है, उन सारे डिटेल्स को एक रूप देते हैं, एक उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, उसको हम एक पिक्चर के फॉर्म में ढाल देते हैं, ठीक है ना। हर एक प्रोसेस को हम यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम सिस्टम डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन है। इसमें आप डिटेल्स में थोड़ा आगे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। हम जो मेन टॉपिक है हम उसकी बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या करने में सक्षम हो जाएंगे, क्या क्या हम जान पाएंगे, ठीक है ना। डिज़ाइन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट्स है उसका डिज़ाइन भी हम कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे वो क्या होता है। उसके बाद जो एवरी टूल्स, यानी कि हर एक टूल्स को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके जो भी टूल्स होते हैं, जैसे कि डेटा डिक्शनरी एक टूल होता है, DFD एक टूल होता है, ER डायग्राम एक टूल होता है। तो इन सारे टूल्स को कैसे यूज करना है ये हम सीख लेंगे। उसके बाद प्रोसेस ऑफ यूजिंग टूल्स, वही बात है, टूल्स को यूज करने का प्रोसेस हम सीखेंगे। एंड इंटीग्रेट कंपोनेंट डिज़ाइन इनटू अ होल सिस्टम स्पेसिफिकेशन, और पूरे डिज़ाइनिंग को जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं एक सिस्टम में, ये हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। डिज़ाइन क्या होता है आप समझ लिए डिज़ाइन क्या होता है। कि एक बार और मैं बता देता हूँ कि डिज़ाइन का मतलब है कि जो भी आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग किए हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन किए हैं, आपने रिक्वायरमेंट अपना डिस्क्राइब किया है, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को हम क्या करते हैं एक रूप देते हैं, एक पिक्चर का फॉर्म बनाते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, उसको हम एक स्ट्रक्चर में ढालते हैं, उसे हम डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर लॉजिकल डिज़ाइन भी हो सकता है और फिजिकल भी होता है, ठीक है। चलिए तो लॉजिकल डिज़ाइन की बात करते हैं। लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है? लॉजिकल डिज़ाइन इज अ फेज, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हुए हम लोग चलते हैं, जरा यहाँ से हाईलाइटर ले लेते हैं। देखिए लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है? इट इज़ अ फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन विच सिस्टम एनालिस्ट एंड यूजर डेवलप्स कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। लॉजिकल डिज़ाइन जो होता है SDLC का एक फेज है, ठीक है। किस फेज है?
डिज़ाइन फेज का पार्ट है, डिज़ाइन फेज का पार्ट है, ठीक है। इन विच सिस्टम एनालिस्ट एंड यूजर डेवलप्स कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम हम बना रहे हैं वह कैसे काम करेगा, जो सिस्टम हम बना रहे हैं वह सिस्टम कैसे काम करेगा, इसका हम एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिसको डेवलपर और यूजर आसानी से समझ पाए, उसे हम लॉजिकल डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। डिज़ाइन इसका क्या होता है, इट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, और यहाँ पे एक फिगर भी दिया गया है 7.1 जो कि लॉजिकल डिज़ाइन को एक्सप्रेस करता है। तो आगे हम लोग फिगर भी देखेंगे। पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या कहता है कि डिजाइनिंग फॉर्म एंड रिपोर्ट विच डिस्क्राइब हाउ डेटा विल अपीयर टू द यूजर इन सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट। सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्म डिज़ाइन करना है एंड रिपोर्ट डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। फॉर्म डिज़ाइन करना है, रिपोर्ट डिज़ाइन करने हैं। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि सिस्टम में यूज़र कैसे इनपुट देगा, सिस्टम में जो इनपुट्स आने हैं वो कैसे यूजर इनपुट देगा, उसके लिए हम लोग फॉर्म और रिपोर्ट डिज़ाइन करेंगे। दूसरा क्या कहता है, डिज़ाइनिंग इंटरफेस एंड डायलॉग विच डिस्क्राइब्स द पैटर्न ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि यूजर एंड सॉफ्टवेयर आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कौन कौन से इंटरफेस होंगे, तो उस इंटरफेस को हम डिज़ाइन करते हैं। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि हम फॉर्म या रिपोर्ट तैयार करते हैं ताकि उसके माध्यम से यूजर इनपुट दे सके। दूसरा क्या है, हम इंटरफेस तैयार करते हैं जिससे यूजर क्या हो, इंटरेक्ट कर सके। उसका क्या है, डिजाइनिंग लॉजिकल डेटाबेस, हम क्या करते हैं, लॉजिकल डेटाबेस का डिज़ाइन करते हैं, यानी कि एक डेटाबेस बनता है जहाँ पे जो इनपुट यूजर दे रहा है उस इनपुट को स्टोर करेगा वो, ठीक है ना। लॉजिकल डेटाबेस क्या करेगा, उस इनपुट को स्टोर करेगा, विच डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस फॉर द डेटाबेस दैट इज इजी टू इम्प्लीमेंट इन द वैरायटी ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कम कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए, यह एक क्या है, स्टेप्स इन लॉजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डिज़ाइन में हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो ये आपका एक पिक्चर के फॉर्म में स्टेप दिखा रहा है। इस पिक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पहले क्या है, डिज़ाइन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, ये चीज़ डिज़ाइन करेंगे। तो ये जो हम मतलब कि जो बड़ा सिस्टम बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम सर्कल में लिखते हैं, ठीक है ना। इसको डिज़ाइन करेंगे, उसके यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद इंटरफेस एंड डायलॉग्स को डिज़ाइन करना है, और उसके बाद हमें डेटाबेस को डिज़ाइन करना है। ये 3 चीज़ क्या करना है, हमें डिज़ाइन करने हैं। अब डिज़ाइन ये चीज़ हमें करनी है, तो ये जो डिज़ाइन होगा ये किसका होगा, किस सिस्टम का पार्ट होगा, तो ये हमारा सिस्टम का नाम हो गया। ये जो है, इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो है, ये हमारा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम में ये 3 चीज़ डिज़ाइन करना। अब यहाँ पे हमें इसके ऑपरेशन शो करने हैं, यानी कि इनफ्लो आउटफ्लो शो करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप, डेटा फ्लो ER डायग्राम प्रोटोटाइप, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, डेटा फ्लो ER डायग्राम शो कर रहा है, यानी कि इस प्रोजेक्ट का डेटा फ्लो बनाया जाएगा, ER डायग्राम बनाया जाएगा, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा इस सिस्टम में, तो मीडिया चॉइसेस फॉर इनपुट, यहाँ से इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पे आएगा हमारे इस सिस्टम में। उसके बाद यहाँ से इंटरफेस पे इनपुट आउटपुट जाएगा। जाहिर सी बात है, इंटरफेस पे क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट देते हैं, तो यहाँ से इनपुट आउटपुट सिस्टम में, मतलब सिस्टम से इनपुट आउटपुट जाएगा इंटरफेस पे, एंड यहाँ से फिर हमें मीनू आइकन्स इंटरफेस एंड डायलॉग बॉक्स को स्पेसिफाई किया जाएगा सिस्टम में। उसके बाद क्या है, ये जो लॉजिकल डिज़ाइन, लॉजिकल डेटाबेस है, क्या करेगा, नॉर्मलाइज रिलेशन, है कि डेटाबेस के बीच में जो भी कंपोनेंट्स होंगे उसके बीच में रिलेशनशिप शो करेगा, और प्रोजेक्ट जो हमारा है और जो हमारा ये डिज़ाइन है, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वह रिलेशन को नॉर्मलाइज फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद ये जो फ्लो है, ये भी डेटा फ्लो को शो करेगा, डेटा स्टोर, मतलब डेटा कैसे स्टोर है डेटा, इसमें इसको एक्सप्रेस करेगा, एंड ER मॉडल इनपुट एंड आउटपुट को शो करेगा। तो कुल मिलाकर ये जो है डेटा के फ्लो को एक्सप्रेस कर रहा है, और 3 जो है ये हमारे स्टेप्स है डिज़ाइन करने के सिस्टम, लॉजिकल डिज़ाइन का पार्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्म डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन क्या होता है, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। इन लॉजिकल डिज़ाइन ऑल फंक्शनल फीचर्स ऑफ द सिस्टम चूजन फॉर डेवलपमेंट इन एनालिसिस आर डिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ क्या कहता है कि लॉजिकल डिज़ाइन में जितने भी फंक्शंस होते हैं, या फिर फंक्शनल जो भी फीचर्स होते हैं, चूजन फॉर डेवलपमेंट इन एनालिसिस आर डिस्क्राइब इंडिपेंडेंटली, सबको क्या किया जाता है, अलग अलग डिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि जितने भी चीज़ होंगे यहाँ पे, जैसे डिज़ाइन इंटरफेस हो गया,
यहाँ पे डिज़ाइन फॉर्म एंड रिपोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, और उसके बारे में अलग अलग तरीके से लिखेंगे। सबको हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट मानकर चलेंगे, ठीक है। लॉजिकल डिज़ाइन इज टाइटली लिंक्ड टू प्रीवियस सिस्टम डेवलपमेंट फेज। देखिए डिज़ाइन जो है वह कोई भी फेज, जैसा कि मैंने बताया था पहले ही, एसडीएलसी में हर एक फेज जो है पीछे वाले फेज से कनेक्टेड होता है, और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फेज दैट फेज इज डिज़ाइन। प्रायर फेज के अनुसार ही आगे वाला फेज को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी बताया जा रहा है कि द 3 सब फेज मेंशन इन द फिगर, ये 3 जो है डिज़ाइन के सब फेज है। डिज़ाइन जो हम करते हैं डिज़ाइन फेज, उसी का सब फेज हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। द प्रोजेक्ट डिक्शनरी और केस रिपोजिटरी बिकम्स एन इनएक्टिव एंड इन्वॉल्विंग components of system development management during the logical design. The complete logical design must ensure that each logical design element is consistent with other and satisfactory to the user, ठीक है। बस यही है यहाँ पे कि डिज़ाइन हमारा ये ऐसा हो, ये सारे सब ऐसे हो कि जो यूजर को सेटिस्फाइड करे, यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हो, ठीक है। फॉर्म डिज़ाइन को देखते हैं। सिस्टम इनपुट्स आर डिज़ाइन थ्रू फॉर्म। सिस्टम के इनपुट जो है वो हम फॉर्म के माध्यम से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। द जनरल प्रिंसिपल फॉर इनपुट डिज़ाइनर। अब इनपुट डिज़ाइन के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, तो पहला क्या कहता है, कैप्चर ओनली वेरिएबल डेटा, यानी कि जो भी डेटा हम वेरिएबल के माध्यम से पास करेंगे सिस्टम में, वही डेटा क्या हो, कैप्चर हो। दूसरा, डू नॉट कैप्चर डेटा दैट कैन बी कैलकुलेटेड और स्टोर इन कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि वैसे डेटा को कैप्चर नहीं करना है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर कर रहा हो। यूज़ कोड फॉर अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स, हर एक एट्रीब्यूट्स के लिए हमें कोड का यूज़ करना है। इंक्लूड इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग द फॉर्म्स को कंप्लीट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखने हैं। एंड डेटा टू इंटर शुड बी सीक्वेंस, डेटा जो इंटर होगा दैट शुड बी इन द सीक्वेंस, वह सीक्वेंस होना चाहिए। फॉर्म डिज़ाइन के ये प्रिंसिपल्स है, यानी कभी भी फॉर्म डिज़ाइन करेंगे हम लोग तो ये 5 प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। कॉमन GUI कंट्रोल्स फॉर इनपुट। देखिए जब भी हम इनपुट डिज़ाइन करते हैं या फिर फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन जब करते हैं तो एक के कुछ कम, मतलब कि फॉर्म पे हम कई तरह के कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, यूजर से इनपुट लेने के लिए। जैसे टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स में क्या करते हैं हम, यूजर से इनपुट लेते हैं। उसका रेडियो बटन होता है, जैसे कि आप देखते हो कि जब आपको जेंडर सेलेक्ट करना था, मेल फीमेल, तो वहाँ पे एक रेडियो बटन का गोल होता है, जो उस पर क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, रेडियो बटन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद है चेक बॉक्स, जैसे कि मान लीजिए आपको 4-5 सब्जेक्ट दिया गया, उसमें से कोई 4, मतलब कि 5 सब्जेक्ट दिया गया, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है, तो चेक बॉक्स होता है। कि स्क्वायर बॉक्स होता है जिसको हम टिक करते हैं, लिखा हुआ होगा, हाँ देखिए स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, जिसके साथ एक टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन भी होता है, ठीक है, जिसको हम टिक करते हैं। उसका लिस्ट बॉक्स कहने का मतलब है एक ऐसा बॉक्स होता है जो कि लिस्ट के फॉर्म में होता है, उसमें से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं डेटा आइटम को, यानी कि वहाँ पे डेटा का लिस्ट बना होता है, उसमें से हम आइटम को सिलेक्ट करते हैं। इट इज रेक्टेंगुलर एंड कंटेन 1 और मोर रोज ऑफ पॉसिबल डेटा, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर होता है और एक से ज़्यादा डेटा इसमें स्टोर होता है जो हम सिलेक्ट करते हैं। उसका ड्रॉप डाउन होता है, ड्रॉप डाउन मतलब कि एक ऐसा बॉक्स होता है जो लिस्ट बॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे सारा इसका रो दिख नहीं रहा होता है, बल्कि इसको हम एक बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखता है। मैं आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखा भी सकता हूँ, आगे दिखेगा इसमें। कॉम्बिनेशन बॉक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बो बॉक्स, इसको हम कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हैं। इट कंबाइंस द कैपेबिलिटीज ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। एक क्या है, यह टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स दोनों का काम यह अकेला कर लेता है, कॉम्बिनेशन बॉक्स, ठीक है ना। अ कॉम्बो बॉक्स गिव्स द यूजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंटरिंग डेटा आइटम्स वैल्यू एंड सिलेक्टिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। ये क्या है ना, जैसा कि इसने बताया कि टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स दोनों का काम करता है, इसमें डेटा को सिलेक्ट करने का हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। उसके बाद आता है स्पाइन बॉक्स। स्पाइन बॉक्स क्या है, इज यूज्ड टू अलाउ द यूजर टू मेक एन इनपुट सिलेक्शन बाय यूजिंग द बटन्स टू नेविगेट थ्रू द स्मॉल सेट ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। यानी कि इसमें जैसे कि मान लेते हैं एक बॉक्स बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे हम थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए एक बॉक्स बना हुआ है ऑलरेडी, अब मैं थोड़ा फिर से इसको हम बना देता हूँ। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स बना होता है और इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इनपुट देना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रेडियो बटन में क्या होता है, रेडियो बटन में जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ऐसे गोल गोल होता है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। चेक बॉक्स में क्या होता है, आपको ऐसा ऐसा स्क्वायर दिखेगा, ऐसा ऐसा कई सारे स्क्वायर दिखेंगे। जैसे कि आपको जब कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है तो ऐसा ही स्क्वायर दिखता है, और इसके
बगल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। और आपको अपने अनुसार चाहे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट ऐसे सिलेक्ट करना होता है। लिस्ट बॉक्स में क्या होता है कि एक ऐसा लिस्ट आपको दिखेगा, एक ऐसा लिस्ट दिखेगा आपको, ठीक है ना। इसमें लिस्ट होता है और इसमें आइटम्स के नाम लिखे होते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। इसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है, जिस पे आप क्लिक करते हैं वो क्या है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। ड्रॉप डाउन में क्या होता है, एक ऐसा बटन होता है ड्रॉप डाउन में ऐसा बटन होता है और यहाँ पे एक ऐसे होता है और यहाँ पे ऐसा एक बटन बना होता है ऐसे। इस पर क्लिक करते हैं जब, तो एक लिस्ट यहाँ से यहाँ तक क्या होता है नीचे में आ जाता है। इसमें से क्या करते हैं, अपना चॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये होता है ड्रॉप डाउन। उसका कॉम्बिनेशन बॉक्स जो होता है, कॉम्बिनेशन बॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो लिस्ट बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम लोग। उसके बाद स्पाइन बॉक्स। स्पाइन बॉक्स क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, स्पाइन बॉक्स इज यूज्ड टू अलाउ द यूजर टू मेक एन इनपुट सेलेक्टिंग बाय यूजिंग द बटन्स टू नेविगेट थ्रू द स्मॉल सेट ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, ठीक है ना। जैसे कि एक यहाँ पे स्पाइन बॉक्स में क्या होता है ना, एक यहाँ पे बॉक्स बना होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे साइड में कुछ चॉइस दिया रहता है, ठीक है ना। अब वो चॉइस एक लिस्ट के फॉर्म में हो सकता है, एक सर्कल में, ऐसा सर्कल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ लिस्ट लिखा हुआ रह सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे, और जो सिलेक्ट करना था उस पर बस क्लिक करते हैं, ये वाला यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ऐसे लिस्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो स्पाइन बॉक्स कहलाता है, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हैं। तो ये स्पाइन बॉक्स था। उसका रिपोर्ट डिज़ाइन की बात करते हैं। सिस्टम आउटपुट्स आर डिज़ाइन थ्रू रिपोर्ट्स। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब हम बात करते हैं फॉर्म डिज़ाइन का, तो फॉर्म डिज़ाइन से क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम में इनपुट लेते हैं, और रिपोर्ट डिज़ाइन से क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम का आउटपुट देते हैं। यानी कि आउटपुट को डिज़ाइन करने के लिए हम रिपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखते भी हैं आप, कहीं भी देखिए होइएगा कि रिपोर्ट जो है आपको मिलता है, यानी कि दैट इज अ काइंड्स ऑफ आउटपुट फॉर्म, ठीक है ना। और जो फॉर्म है, इससे क्या करते हैं हम लोग, इनपुट फिल करते हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट डिज़ाइन। रिपोर्ट डिज़ाइन क्या करता है, आउटपुट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 2 कैरेक्टरिस्टिक। अब आउटपुट को 2 कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम डिफाइन करते हैं। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब जो रिपोर्ट डिज़ाइन हो रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एंड द पीपल हु रीड, एंड कौन कौन से लोग हैं जो उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा हो गया इसका इम्प्लीमेंटेशन मेथड, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ आउटपुट। आउटपुट कितने टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल आउटपुट। अब देखो इंटरनल आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, फॉर द ऑन, यानी कि सिस्टम के अंदर के जो लोग होंगे, फॉर दोज पीपल वी डिज़ाइन इंटरनल आउटपुट। इंटरनल आउटपुट उसके लिए होंगे, ठीक है, सिस्टम के अंदर के लोग के लिए। एक्सटर्नल आउटपुट। एक्सटर्नल आउटपुट किसके लिए होंगे, तो कस्टमर के लिए होगा, सप्लायर के लिए होगा, पार्टनर्स के लिए होंगे, एंड रेगुलेटरी एजेंसीज के लिए, यानी कि जो आउटसाइड के लोग, यानी सिस्टम के बाहर के जो लोग होंगे उसके लिए एक्सटर्नल आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के आउटपुट होते हैं, एक इंटरनल यूजर के लिए, एक एक्सटर्नल यूजर के लिए। जो इंटरनल यूजर के लिए आउटपुट है वो क्या हो गया, इंटरनल आउटपुट। जो बाहर के लोग हैं वो एक्सटर्नल आउटपुट कहलाता है, ठीक है ना। आउटपुट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इससे कुछ मेथड्स है। तो आउटपुट दिखाने, देखिए आउटपुट को हम टेबलर फॉर्म में दिखाते हैं, जोन्ड आउटपुट होता है, ठीक है ना। उसके बाद स्क्रीन आउटपुट होता है, ग्राफिक्स आउटपुट होता है। तो टेबलर आउटपुट तो समझ में आ रहा होगा, टेबल के फॉर्म में अगर हम किसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो टेबलर आउटपुट कहलाता है, रो कॉलम जिसमें आता है। एंड ग्राफिक्स आउटपुट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिसको हम इसमें हम ग्राफिक्स के फॉर्म में चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे कि आपका हो गया चार्ट हो गया, पिक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ जोन आउटपुट एक दिख रहा है, तो इट प्लेसेस टेक्स्ट एंड नंबर इनटू डिजाइन डेजिनेटेड एरिया और बॉक्स से फॉर अ फॉर्म और स्क्रीन। क्या करता है इसमें, क्या होता है कि किसी फॉर्म में जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स में किसी डिजिनेटेड एरिया, यानी कि जो पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए डिज़ाइन किया गया, वहाँ पे हम टेक्स्ट या नंबर को पुट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जोन्ड आउट बोलते हैं, यानी कि पेज पे जोन को डिफाइन करते हैं कि इस जोन में इस डेटा को इंटर करना है, ठीक है ना। स्क्रीन आउटपुट क्या हो गया, इट इज़ द ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ विजुअल डिस्प्ले चॉइस। यानी कि किसी भी डिस्प्ले पे, किसी भी सिस्टम पे ऑनलाइन के माध्यम से जो हम आउटपुट देते हैं उसको हम स्क्रीन आउटपुट बोलते हैं। तो ये 4 तरीका है आउटपुट को देने का। द फॉलोइंग आर द वेरियस गाइडलाइंस फॉर आउटपुट डिजाइन। अब आउटपुट डिजाइन में कुछ गाइडलाइंस, यानी कि आउटपुट जब डिजाइन करेंगे तो कौन कौन से गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, दोज गाइडलाइंस आर गिवन हियर। तो कौन कौन से गाइडलाइंस, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पे कि क्या गाइडलाइन हो सकता है आउटपुट डिजाइन का।
तो पहला है कंप्यूटर आउटपुट शुड बी सिंपल होना चाहिए। मैं पहले हमेशा बताता हूँ कि ब्यूटी एग्जिस्ट इन सिंप्लिसिटी। अगर हम सिंपल रखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगा। द टाइमिंग ऑफ कंप्यूटर आउटपुट इज इंपॉर्टेंट। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट भेजें अभी आउटपुट आ रहा है हमारा 10 मिनट के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर आउटपुट मस्ट बी सफिशिएंट टू असिस्ट ऑल द रिलेवेंट सिस्टम यूजर्स, यानी कि जो आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन सबको मिलना चाहिए जो सिस्टम के यूजर्स हैं। ऐसा नहीं है किसी को मिला किसी को नहीं मिला। द कंप्यूटर आउटपुट मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द सिस्टम यूजर हु विल रिसीव देम, ठीक है ना। एंड जो व्यक्ति आउटपुट को रिसीव कर रहा है तो आउटपुट ऐसा हो कि वो उसको एक्सेप्ट भी कर ले। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ऐसा आउटपुट दिया और सामने वाला तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लो किसी क्लास में गए अब खूब इंग्लिश में बोलना चालू कर दिया, बच्चा उसको समझ नहीं रहा है, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। तो कहने का मतलब क्या है, आउटपुट ऐसा हो जो कि सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट भी कर ले। उसके बाद क्या है, द स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ आउटपुट डिज़ाइन। आउटपुट डिज़ाइन के टाइम में जब आउटपुट डिज़ाइन करेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी वर्क आप कर रहे हैं तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो मेथड्स हैं, उसके जो स्टेप्स हैं, अगर सबको फॉलो करते हुए करते हैं तो वह काम आपका आसान हो जाता है हमेशा। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिया गया आउटपुट डिज़ाइन करने के लिए। अब एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि हाउ टू डिज़ाइन आउटपुट, कैसे करेंगे। तो यहाँ सब कुछ बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना, कैसे करना है। आइडेंटिफाई सिस्टम आउटपुट्स एंड रिव्यू लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करना है, आउटपुट को आइडेंटिफाई करना है। स्पेसिफाई फिजिकल आउटपुट रिक्वायरमेंट, फिजिकल आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके स्पेसिफाई करना है। एज नेसेसरी डिज़ाइन एनी प्री प्रिंटेड एक्सटर्नल फॉर्म। अगर आवश्यक हो तो प्री प्रिंटेड एक्सटर्नल फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन वैलिडेट एंड टेस्ट आउटपुट यूजिंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ लेआउट टूल्स। अब डिज़ाइन करना है, वैलिडेट करना है एंड टेस्ट भी करना है। कैसे, तो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट लेआउट टूल से, प्रोटोटाइपिंग टूल से एंड कोड जनरेटिंग टूल्स, यानी कि 3 टूल हमारे पास है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि प्री प्रिंटेड एक्सटर्नल फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, हाँ, वैलिडेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, ये 3 तरीके से। तो लेआउट टूल में क्या क्या आता है, हैंड स्केच, प्रिंटर, डिस्प्ले, लेआउट, चार्ट, केस और ETC लिखा गया है। प्रोटोटाइपिंग टूल में स्प्रेडशीट आ गया, DBMS आ गया, 4GL आ गया एंड कोड जनरेटिंग में रिपोर्ट राइटर आ गया। उसके बाद है यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी से क्या होता है ना कि हमारा सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिव दिखता है और यही वह पार्ट है जिससे यह डिज़ाइन होता है, जिससे यह डिफाइन होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना बढ़िया होगा यूज़र के लिए। जितना बढ़िया इंटरफेस होगा, जैसे फेसबुक ओपन करते हैं उसका इंटरफेस कितना बढ़िया लगता है ना। तो जितना बढ़िया इंटरफेस होगा यूजर का इंटरेक्शन उतना ही बेहतर होगा, उतना ही स्मूथ होगा, उतना ही यूजर उसको पसंद करेगा। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन इज कंसर्न विद द डायलॉग बिटवीन अ यूजर एंड द कंप्यूटर। कंप्यूटर एंड यूजर के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम भी है यूजर इंटरफेस डिजाइन। इट इज कंसर्न विद एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग द सिस्टम और लॉगिंग इनटू द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को स्टार्ट करने से लेकर सिस्टम में लॉगिन करने तक, और जब तक हम लॉग आउट होकर बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक यूजर इंटरफेस डिज़ाइन क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। द ओवरऑल फ्लो ऑफ स्क्रीन्स एंड मैसेजेस आर कॉल्ड डायलॉग्स, यानी कि जो भी इंटरफेस डिज़ाइन होता है उस एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस जाने का जो भी तरीका होता है, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से और वेबसाइट से, उसे हम डायलॉग बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, द ओवरऑल फ्लो ऑफ स्क्रीन्स एंड मैसेज इज कॉल्ड डायलॉग, ठीक है। तो जो भी स्क्रीन्स का फ्लो होता है, यानी कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे आते हैं, उसके बाद मैसेज का फ्लो होता है, उसे हम डायलॉग्स बोलते हैं। द फॉलोइंग आर वेरियस गाइडलाइंस फॉर यूजर इंटरफेस डिजाइन। देखिए यूजर इंटरफेस डिजाइन के लिए भी कुछ गाइडलाइंस है, ये तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि यह हम पर डिपेंड करता है कैसा इंटरफेस होना चाहिए और कितना बढ़िया बनाए, हम इसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कुछ गाइडलाइंस भी होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दिए गए हैं जो हम देख लेते हैं। द सिस्टम यूजर शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी कि सिस्टम के यूजर पे पता होना चाहिए कि आगे हमें क्या करना है, ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या कहता है कि द स्क्रीन शुड बी फॉर्मेटेड सो दैट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड मैसेज ऑलवेज अपीयर ऑन द सेम जनरल डिस्प्ले टेक्स्ट। इस तरीके से स्क्रीन को फॉर्मेट करे कि डिफरेंट टाइप्स के मैसेज जो हो जनरल एरिया में दिखता रहे, ठीक है ना। मैसेज, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्प्लेड लॉन्ग इनफ टू अलाउ
द यूजर यूज टू रीड देम। अब देखिए, कोई भी मैसेज इंस्ट्रक्शन में लिखा हो तो उसको टाइमिंग उतना मिलना चाहिए जो यूजर उसको अच्छे से पढ़ सके। मान लेते हैं कि एक पेज का मैसेज लिखा हुआ है और वह 1 मिनट का उसका टाइम लाइन है, 1 मिनट बाद क्या है वह बदल जाएगा कंटेंट। तो 1 मिनट में अगर यूजर नहीं पढ़ पाएगा उसको तो फिर तो यूजलेस हो गया। इसीलिए जब इंटरफेस पे जो कंटेंट हो, कंटेंट ऐसा हो और इतने देर के लिए हो कि यूजर उसको आसानी से पढ़ पाए। यूज डिस्प्ले एट्रीब्यूट स्पैरिंगली, ठीक है। जो डिस्प्ले के एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जो हम शो कर रहे हैं इंटरफेस के रूप में, उसके जो भी एट्रीब्यूट्स है वह बिल्कुल स्पैरिंगली दिखना चाहिए हमें, ठीक है ना। स्पैरिंगली का मतलब होता है कि क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर फील्ड एंड आंसर टू बी इंटर्ड बाय द यूजर शुड बी स्पेसिफाइड। कुछ ऐसे वैल्यूज हो जो कि ऑलरेडी स्पेसिफाइड हो, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हमें इनपुट लेना है तो वहाँ पे एक डमी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि हमें नेम इनपुट लेना है तो बॉक्स में NAME नेम लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि ये चीज़ें इसमें हमें इनपुट करना है। अगर यूजर इनपुट नहीं करता है तो कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक ले ले, ठीक है, जो कि सिस्टम के द्वारा डिफाइन किया गया हो। अ यूजर शुड नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड विदाउट करेक्टिंग द एरर। और जब तक कोई एरर करेक्ट ना हो, अगर एरर आ गया तो एरर करेक्ट ना हो तो यूजर आगे प्रोसीड ना कर सके। जैसे कि देखे होंगे फॉर्म पे कहीं कहीं स्टार मार्क्स लगा होता है, जब तक हम उसको फिल नहीं कर देंगे तो हम नेक्स्ट आगे तो जा नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है। द सिस्टम यूजर शुड नेवर गेट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैसेज और फेटल एरर। सिस्टम में कभी भी सिस्टम यूजर हो कभी भी कोई भी फेटल एरर यानी कि बहुत ही घातक, बहुत ही भयानक वाला एरर नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो ये सब इंटरफेस डिजाइन करने के गाइडलाइंस है। एक और गाइडलाइंस यहाँ दिया गया है कि इफ़ द यूजर डज समथिंग दैट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक। अगर यूजर कुछ ऐसा करता है जो कि कैटेस्ट्रॉफिक है, जो कि सिस्टम के फेवर में नहीं है, द कीबोर्ड शुड बी लॉक टू प्रिवेंट एनी फर्दर इनपुट। तो कीबोर्ड को अचानक से लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि यूजर भी अपने मन से कुछ गलत ना कर सके, ठीक है। ऐसा हमारा सिस्टम डिजाइन होना चाहिए। तो ये क्या है ना, कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, गाइडलाइंस हो गए जिसको हमें फॉलो करना है इंटरफेस डिजाइन करने के टाइम में। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन क्या होता है? देखिए, डेटा मॉडलिंग इज यूज फॉर लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के लिए लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन के लिए डेटा मॉडलिंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ मतलब कि जो हमने देखा था, यहाँ पे हमने आपका फॉर्म डिज़ाइन देख लिया, हमने इंटरफेस डिज़ाइन देख लिया, और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन देखते हैं तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कहाँ गया हमारा लॉजिकल डेटाबेस? हाँ, ये आ गया। लॉजिकल डेटा मॉडलिंग इज़ यूज फॉर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए डेटा मॉडलिंग का यूज बहुत ही आवश्यक है। अब डेटा मॉडलिंग क्या होता है अभी हम समझ लेंगे यहीं पे। अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ डेटा यूज्ड इन एन एप्लीकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। देखिए, तो डेटा मॉडलिंग किसको बोलते हैं? डेटा मॉडलिंग इज एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहलाता है, ठीक है, यानी कि 2 एंटिटी का बीच में जो हम रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं दैट इज डेटा मॉडलिंग। एंड इसी के माध्यम से हम लॉजिकल डेटाबेस का डिजाइन करते हैं। क्लियर हुआ? ER मॉडल असिस्ट इन डिजाइनिंग रिलेशनल डेटाबेस। ER मॉडल का बहुत बड़ा रोल होता है रिलेशनल डेटाबेस को डिजाइन करने में। और रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस का मतलब क्या होता है? टेबल होता है। रिलेशन का मतलब टेबल होता है। जो हम टेबल बनाते हैं, जो हम इस तरीके से रो कॉलम के फॉर्म में टेबल बनाते हैं, इसी को हम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रिलेशन इज अ टेबल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और रिलेशन इज अ टेबल विच डिपिक्ट्स एन एंटिटी सेट, जिसमें एंटिटी सेट होते हैं। अब एंटिटी क्या होता है हम लोग आगे बिल्कुल समझ लेंगे। जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखा होता है उसे हम एंटिटी बोलते हैं, जिसको हम फील्ड नेम बोलते हैं। इच कॉलम इन अ रिलेशन कॉरेस्पॉन्ड टू एन एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी। और हर एक कॉलम में क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। यहाँ जो होता है ये सब एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है ना। एंटिटी कहने मतलब होगा कि टेबल का जो नाम होगा ना दैट इज एंटिटी। ईच रो कंटेन अ मेंबर ऑफ द एंटिटी, ठीक है ना। हर एक रो जो है वो इस एंटिटी का मेंबर कहलाएगा। चलिए उसके बाद क्या कहता है? नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म अ सेट ऑफ रिलेशन इनटू अनदर सेट। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जब एक टेबल हम बनाते हैं, एक डेटा मॉडल तैयार करते हैं, एक रिलेशनल टेबल तैयार करते हैं, डेटाबेस तैयार करते हैं, ठीक है, तो उस टेबल में जो डिपेंडेंसी होती है एट्रीब्यूट्स के बीच में, वैल्यूज के बीच में,
उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। ये हम लोग आगे फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, यह यहाँ का पार्ट नहीं है। नॉर्मलाइजेशन इंश्योर दैट डेटा इन द डेटाबेस नॉट बी अननेसेसरी डुप्लीकेटेड। हाँ, यही डिपेंडेंसी जो है, जो एनोमलीज है, एनोमलीज मतलब कि रिडंडेंट डेटा जो है, ठीक है ना, जो गड़बड़ियाँ हैं वो सब नहीं होना चाहिए, इसको हम दूर करते हैं। तो जो एनोमलीज हैं, जो डिपेंडेंसी हैं, जो डुप्लीकेसी है, इन सब को हम दूर करते हैं नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से। ये सॉफ्टवेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इट ऑल्सो इंश्योर दैट एडिशन एंड डिलीशन ऑफ entity rows or change of individual attribute values do not lead to the accidental loss of data and error in the database। इससे नॉर्मलाइजेशन से ही पता चलता है किसी प्रकार का कोई भी अननेसेसरी मॉडिफिकेशन हमारा डेटा लॉस ना हो। तो ये नॉर्मलाइजेशन का काम है। नॉर्मलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होता है, उसके बाद हम BCNF पढ़ते हैं, उसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म होता है, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म होता है, यानी कि टोटल 6 तरीके के नॉर्मल फॉर्म होते हैं जो हम इसमें पढ़ना है। द स्टेप्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग फिजिकल डिजाइन आर गिवन बिलो। अब फिजिकल डिजाइन के टाइम में जो जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो कौन कौन से स्टेप्स है? पहला है डिजाइनिंग फिजिकल फाइल्स एंड डेटाबेस, ठीक है। ये क्या करेगा? तो डिस्क्राइब हाउ डेटा विल बी स्टोर, डेटा कैसे स्टोर होगा इसको यहाँ पे डिटरमाइन करेगा। डिजाइनिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर को ये क्या करेगा? डिस्क्राइब द वेरियस प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम मॉड्यूल्स दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द डेटा फ्लो डायग्राम, यानी कि जो भी प्रोग्राम्स के मॉड्यूल्स होंगे, जो पार्ट्स होंगे, वह कैसे काम कर रहा है उस डेटा फ्लो डायग्राम के रेस्पेक्ट में उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी, ये क्या करता है? डिस्क्राइब हाउ योर सिस्टम विल मेक डेटा एंड प्रोसेसिंग अवेलेबल टू यूजर, यानी कि जो भी डेटा हमारे पास है सिस्टम में एंड वह यूजर को कैसा प्रोसेस होकर मिलेगा, इसको हम डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी के माध्यम से डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं फिजिकल डिजाइन के टाइम में। 7.2 फिगर क्या कहता है कि डिपिक्ट्स वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फिजिकल डिजाइन। तो फिजिकल डिजाइन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? तो हमने लॉजिकल डिजाइन में ऊपर में देखा था, जो हमने पढ़ा अभी, कि इसमें आपका डिज़ाइन फॉर्म है, डिज़ाइन इंटरफेस है एंड डेटाबेस डिज़ाइन है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम फिजिकल डिज़ाइन की, तो इसमें क्या आएगा? डिज़ाइन फाइल्स एंड डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद डिज़ाइनिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर, और उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट, जो कि 3 स्टेप हमने यहाँ पे देखा, ये तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा और ये वही सिस्टम है हमारा जो कि बन रहा है। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है ना। इसमें फील्ड एंड रिकॉर्ड्स होंगे, इसमें डेटा फ्लो डायग्राम होगा, प्रोटोटाइपिंग होगा, एक्शन डायग्राम होगा एंड डेटा यूजेस एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर होगा। किसका फ्लो किधर होगा, यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मलाइज रिलेशन है, इसका फ्लो जो है डेटाबेस की तरफ जा रहा है। कहाँ से? हमारे प्रोजेक्ट्स यानी कि सॉफ्टवेयर, यानी कि ये डेटाबेस का काम है, डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन होता है। डेटाबेस क्या करेगा? इसको फील्ड रिकॉर्ड एंड डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, किसको? सिस्टम को। सिस्टम से फिर डिजाइनिंग सिस्टम में जाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम एंड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है ना, ये जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है? एक्शन डायग्राम, जो सिस्टम डिजाइन है, यहाँ से क्या होगा? एक्शन डायग्राम स्ट्रक्चर चार्ट जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद डेटा यूजेस एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट में होगा और यहाँ से फिर लोकेशन ऑफ डेटा सिस्टम में जाएगा। तो ये फ्लो दिख रहा है डेटा का। उसके बाद आता है प्रोसेस मॉडलिंग, ठीक है ना। प्रोसेस मॉडलिंग क्या कहता है कि हम डेटा फ्लो डायग्राम कैसे डिजाइन करते हैं। प्रोसेस मॉडलिंग में हम लोग DFD को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ER मॉडल, ठीक है ना। ये क्या है? डेटा मॉडलिंग है। तो डेटा मॉडलिंग ER डायग्राम कहलाता है, प्रोसेस मॉडलिंग आपका क्या कहलाएगा? DFD कहलाएगा। ये क्या करता है? प्रोसेस मॉडलिंग को ऐसे समझ लीजिए कि इसमें जो भी फंक्शंस होते हैं, सारे फंक्शंस को कैसे मतलब कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उसको हम प्रोसेस के माध्यम से डिफाइन करते हैं। इसमें कई सारे हम चीज़ों का यूज़ करते हैं, कई सारे सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा मतलब पढ़ सकते हैं कि DFD कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म में इसको कैटेगराइज किया जाता है। पहला होता है कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम होता है, इसको हम लोग 0th लेवल डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है।
किसी भी सिस्टम को लेकर जब हम डीएफडी बनाते हैं तो अलग अलग लेवल में बनता है। सबसे बेसिक लेवल जो होता है ना वह कॉन्टेक्स्ट लेवल होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग सिस्टम को लिखते हैं बीच में, जैसे कि ये सिस्टम को हम क्या करते हैं बीच में लिखते हैं और इससे क्या क्या इनफ्लो हो रहा है क्या आउटफ्लो हो रहा है सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको, कोई भी सिस्टम है हमारा तो सिस्टम को हम यहाँ पे डाल देते हैं और इससे क्या क्या आउटफ्लो हो रहा है, इधर जो भी आउटफ्लो हो रहा है उसको हम दिखाते हैं और जो भी सिस्टम में हमारा इनपुट हो रहा है उसको हम इधर से दिखाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे सिस्टम का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे जो भी इनपुट हो रहा है उसका नाम लिखा जाएगा और यहाँ पे जो आउटपुट इससे आ रहा है वो नाम लिखा जाएगा। तो ये जो बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है इसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट लेवल का डीएफडी बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट लेवल आता है, इसी को हम अलग अलग पार्ट्स में मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट लेवल बनता है एंड फिर वहाँ पे फर्दर ब्रेक करते हैं तो उसको हम लोग आगे फिर सेकेंड लेवल बोलते हैं, ठीक है ना। यह कॉन्टेक्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल होता है 3 तरीके का। यहाँ पे फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस इसमें कुछ सिंबल्स का भी यूज करते हैं, डीएफडी में हम कई सारे सिंबल्स का यूज करते हैं। तो कौन कौन से सिंबल्स है, तो प्रोसेस के लिए जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे सिस्टम का नाम लिखते हैं सर्कल के अंदर, तो ये प्रोसेस हो गया। प्रोसेस को हम इस सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि इसमें पता चलता है कि इसमें प्रोसेस हमारा रन कर रहा है। डेटा फ्लो, डेटा फ्लो जो है यानी कि प्रोसेस में डेटा किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, ये हम क्या करते हैं एक एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। सोर्स एंड सिंक ऑफ डेटा को हम क्या करते हैं, इससे सोर्स एंड सिंक, सोर्स का मतलब होता है जहाँ से डेटा ओरिजिन हो रहा है और सिंक का मतलब होता है जहाँ डेटा पहुँचना है, यानी डेस्टिनेशन बोल सकते हो आप सिंक को, ठीक है ना। सिंक का मतलब डेस्टिनेशन हो गया। तो सोर्स एंड सिंक कि डेटा जहाँ से जनरेट हो रहा है और जहाँ डेटा जा रहा है उसको हम क्या करते हैं इस बॉक्स में, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी बनाया कि डेटा यहाँ से इनपुट होगा तो यहाँ पे जो बन जाएगा ना ये बाबू ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर ही डेटा को लिखा जाएगा, इसको हम ऐसे बना देंगे। आप एक गूगल में जाकर डीएफडी लिख कर सर्च भी कर सकते हो, पता चल जाएगा डीएफडी कैसा होता है, ठीक ना। ऐसे इसको हम आगे डिटेल से फिर पढ़ाएंगे, पूरा एक चैप्टर इस पर बनाकर हम वीडियो डाल देंगे। तो ये हो गया सोर्स एंड सिंक हो गया। उसका डेटा स्टोर, जैसा इसमें स्टोर होता है तो उसको हम ऐसे पैरेलल लाइन के माध्यम से रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं यूज करते हैं डीएफडी को, डेटा फ्लो डायग्राम को, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं रूल्स फॉर ड्राइंग डेटा फ्लो डायग्राम। इसके कुछ रूल्स भी है। तो पहला प्रोसेस के लिए कुछ रूल्स है, यानी कि देखिए इसमें जो है हर एक पार्ट के लिए हर एक जो फिगर है जो हम सिंबल यूज कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग रूल्स है। प्रोसेस के लिए क्या रूल है, नो प्रोसेस कैन हैव ओनली आउटपुट, किसी प्रोसेस को सिर्फ आउटपुट नहीं होना चाहिए, यानी कि जब तक इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कैसे आएगा, इनपुट भी होना चाहिए। नो प्रोसेस कैन हैव ओनली इनपुट, अब सिर्फ इनपुट होगा तो नहीं चलेगा, इनपुट होगा तो आउटपुट भी होना चाहिए। उसके बाद अ प्रोसेस हैज़ अ वर्ब फ्रेज लेवल, वर्ब फ्रेज लेवल भी होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं स्कूल, यहाँ पे हम एक स्कूल लिखते हैं, ये हो गया स्कूल हो गया, ठीक है ना। स्कूल को हम प्रोसेस में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये स्कूल को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया और स्कूल को हमें क्या करना है नहीं सर्कल में डालना है, प्रोसेस में डाल दिया हमने, ठीक है। अब स्कूल में कुछ इनपुट जाएगा तो कुछ इनपुट आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, इनपुट आएगा। अब जो इनपुट आउटपुट जाएगा वह यहाँ पे एक फ्रेज से डिनोट हो, जैसे कि स्कूल यहाँ पे लिख देंगे हैज़, स्कूल हैज़ क्लासरूम्स, क्या लिखेंगे क्लासरूम्स, स्कूल में क्लासरूम है तो स्कूल से क्लासरूम यहाँ पे दिख रहा है ना। स्कूल से बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो बच्चे स्कूल में इंटर भी करते हैं, बच्चे यहाँ से बाहर निकलते भी, क्लासरूम स्कूल में बनता भी है, क्लासरूम बाहर भी टीचर इनपुट होंगे, टीचर आउटपुट होंगे, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे एक फ्रेज से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर डेटा स्टोर, डेटा स्टोर लिए क्या कहानी है, यहाँ पे क्या रूल है, डेटा कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन डेटा स्टोर टू अनदर डेटा स्टोर, डेटा डायरेक्टली मूव नहीं करेगा एक स्टोर से स्टोर तक, ठीक है ना, ये प्रोसेस के माध्यम से ही जाएगा। उसके बाद डेटा कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स टू डेटा स्टोर, यानी किसी बाहर के सोर्स से डेटा स्टोर में नहीं आ सकता है। उसके बाद डेटा कैन नॉट मूव डायरेक्टली टू एन आउटसाइड सिंक फ्रॉम डेटा, यही बात जो यहाँ लिखा गया इसी को सेंटेंस फॉर्म में डेटा के लिए लिख दिया गया है, ठीक है। फॉर सिंक, सिंक के लिए वही चीज़ें हैं कि अगर सिंक का मतलब हो गया ए सोर्स मतलब हो गया आपका जहाँ से डेटा जनरेट होगा, सिंक मतलब जहाँ डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जहाँ से डेटा निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा डेटा। सॉरी एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लेना है आपको
कि सोर्स और सिंक का मतलब हो गया, सिंक का मतलब भी सोर्स ही होता है, डेस्टिनेशन नहीं सोर्स ही होगा, चूंकि यहाँ और करके लिखा गया है। ठीक है, तो जहाँ से डेटा जनरेट होगा वो तो सोर्स हो गया। ठीक है, तो यह भी डायरेक्टली मूव नहीं करेगा, यह कहीं ना कहीं आउटपुट जरूर देगा। ठीक है ना, इसमें एक नॉन फ्रेज लगा रहेगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया तो यहाँ पे क्लासरूम लिखा, यहाँ पे टीचर लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, जो भी नॉन फ्रेजिक होगा। उसके बाद है डेटा फ्लो के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं। क्या क्या रूल है? अ डेटा फ्लो हैज ओनली वन डायरेक्शन फ्लो, एक डायरेक्शन फ्लो होता है इसका। बोथ डायरेक्शन बिटवीन अ प्रोसेस एंड डेटा फ्लो सो द रीड ऑपरेशन बिफोर द आउटपुट। द डेटा फ्लो कैन नॉट बी डायरेक्टली बैक टू द सेम प्रोसेस। डेटा जो है अगर फ्लो हो रहा है यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ डेटा फ्लो हो रहा है, तो फिर यह डेटा यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ये आउटपुट ग्रुप में दूसरे जगह जाएगा। ठीक है, डेटा फ्लो टू द डेटा स्टोर मीन्स अपडेट, यानी कि डेटा फ्लो का मतलब होता है डेटा का अपडेट होना। डेटा फ्लो मीन्स, डेटा स्टोर मीन्स टैबिंग और यूज। डेटा फ्लो अगर हो रहा है तो यानी कि इसको यूज किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, डेटा को कॉल किया जा रहा है। द डेटा फ्लो हैज़ अ नाउन फ्रेज। डेटा फ्लो में क्या होता है? नाउन फ्रेज होता है, यानी कि ये नाउन से हम डिनोट करते हैं कि कौन सा डेटा कहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो ये क्या है ना, हम यहाँ पे पढ़ लिए हैं प्रोसेस मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा, और हमने यहाँ पे पढ़ लिया है क्या बोलते हैं डेटा मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा। ठीक है ना।